हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी लाइव विद रौनक। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, यूपीपीटी के एग्जाम में अब मात्र एक माह का समय शेष है, तो आलस को छोड़ दीजिए और मेहनत और लगन के साथ तैयारी को बनाए रखिए। और जीके की तैयारी के लिए आप हमसे जुड़ जाइए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको जीके की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ से आप यूपीपीटी जीके की संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। तो आज के मॉक टेस्ट की हम शुरुआत करेंगे, जिसमें हमने 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। तो चलिए बिना समय गंवाए ज्यादा हम मॉक टेस्ट की शुरुआत करते हैं, लेकिन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो पहला प्रश्न की शुरुआत करेंगे, जो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। आपसे पूछा जा रहा है कि 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है ज्योतिबा फुले, गोविंदराव कृष्णा, गोपाल हरि देशमुख या सावित्री बाई फुले। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1873 में ज्योतिबा बाई फुले, जिनका पूरा नाम ज्योतिबा गोविंदराव फुले था, इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी 1873 में। ठीक है, इन्होंने अपने जीवन भर देश में छुआछूत को खत्म करने के लिए अथक प्रयास किए थे और बहिष्कृत समाज को समान अधिकार दिलाने के लिए 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। इसलिए बहिष्कृत जो समाज था उसे समाज में समान अधिकार दिलाने, बहिष्कृत समाज को समान अधिकार दिलाने के लिए सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्योतिबा फुले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, किस प्राचीन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नंदों को उखाड़ने के संबंध में उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा प्राचीन ग्रंथ है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नंद वंश को उखाड़ने के संबंध में उल्लेख किया गया है। ऑप्शन है आपकी कथा सहिता सागर, बृहद कथा मंजरी, मुद्रा राक्षस या राजतरंगिणी। तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये किसके द्वारा रचित है? ये विशाख दत्त द्वारा रचित है। मुद्रा राक्षस ठीक किसके द्वारा रचित है? विशाख दत्त द्वारा रचित है, जिसमें चंद्रगुप्त द्वारा नंद वंश को उखाड़ने का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा राक्षस। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका कि बक्सर की लड़ाई जो कि 1764 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को निम्न में किस स्थानों की दीवानी का अधिकार मिल गए थे। ये आपसे पूछ रहा है कि बक्सर की लड़ाई जो कि 1764 में हुई थी, उसके बाद ब्रिटिश की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें किन स्थानों की उन्हें दीवानी का अधिकार मिल गया था। यहाँ आपके ऑप्शन है बंगाल, बिहार, उड़ीसा या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों जगह पे अपनी दीवानी का अधिकार उन्हें प्राप्त हो गया था बक्सर की लड़ाई के पश्चात। ठीक है, तो आपका राइट आंसर उपरोक्त सभी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों जगह पे उन्हें ये अधिकार मिल गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, किस अधिनियम की जवाहरलाल नेहरू ने यह कहकर आलोचना की थी कि यह एक कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। क्या कहा था उन्होंने? कि एक कार है जिसमें ब्रेक है पर इंजन नहीं है। तो यहाँ पे मैंने आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 को जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का आज्ञा पत्र, क्या कहा था? दास्ता का आज्ञा पत्र क्या क्या संबोधित किया था और कहा था कि यह एक कार के समान है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है आपका कि पश्चिम बंगाल के राढ़ क्षेत्र में कौन सी मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। ये आपसे पूछ रहा है कि पश्चिम बंगाल का जो राढ़ क्षेत्र है उस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एलुवियल मृदा, जिसे जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ये पश्चिम बंगाल क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, जिसे जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, वो पश्चिम बंगाल में मुख्य रूप से पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, जो कि है निम्नलिखित में क्या संवैधानिक निकाय नहीं है। ऑप्शन है आपका चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, नीति आयोग या वित्त आयोग। तो यहाँ आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग जो है वो आपका संवैधानिक निकाय नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ठीक है, और ये जो चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, ये आपके संवैधानिक निकाय है, बट नीति आयोग आपका संवैधानिक निकाय नहीं है। नीति आयोग के बारे में बताएं तो इसकी स्थापना 1 जनवरी कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को की गई थी और इसके जो अध्यक्ष हैं वो पीएम नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं।
नीति आयोग के। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग में कौन सा मुस्लिम नेता शामिल हुआ था? ये आपसे पूछा जा रहा है कि एनी बेसेंट ने जो स्थापित किया था होम रूल लीग, इसमें किस मुस्लिम नेता ने शामिल हुआ था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद अली जिन्ना। कौन शामिल हुआ था? तो यहाँ पर आपका एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग में मोहम्मद अली जिन्ना शामिल हुए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, निम्नलिखित में कौन से दूसरे बौद्ध परिषद का संरक्षक था? ये आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन जो है वो दूसरे बौद्ध परिषद का संरक्षक था? तो ऑप्शन है आपकी शिशुनाग, घनानंद, कालाशोक या अजातशत्रु। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कालाशोक। ठीक है, संरक्षक जो था वो दूसरे बौद्ध परिषद का कालाशोक था, और अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष महाकश्यप था। महाकश्यप की अध्यक्षता में और कालाशोक के संरक्षक में द्वितीय बौद्ध परिषद का आयोजन हुआ था। ठीक है, किसके? कालाशोक के संरक्षक में, और अध्यक्ष में अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, किसने ब्रिटिश आर्थिक नीति को औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था कहा था? ठीक है, यह आपसे पूछ रहा है किसने ब्रिटिश आर्थिक नीति को औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था कहा था? ऑप्शन है आपके महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या मदन मोहन मालवीय। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, मदन मोहन मालवीय ने ब्रिटिश आर्थिक नीति को औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था कहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? ये आपसे पूछ रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत में कलकत्ता का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन है आपके रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793 या चार्टर एक्ट 1813। तो यहाँ आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में था उसने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा ब्रिटिश भारत में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? आपसे ये पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो यहाँ आपके ऑप्शन है राष्ट्रीय राजमार्ग 4, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 या राष्ट्रीय राजमार्ग 8 या राष्ट्रीय राजमार्ग 10। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी या दूसरा, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 जो है वो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, 44 है, और ये उत्तर में कहां से कहां तक है? ये उत्तर में श्रीनगर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला है। कहां से कहां तक गया है? ये उत्तर में श्रीनगर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक है राष्ट्रीय राजमार्ग 44। ठीक है, जो कि भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आपकी राजस्थान, हरियाणा, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान हरियाणा के सोनीपत जिले में स्थित है। कहाँ पे? हरियाणा के सोनीपत जिले में स्थित है। और इसे किसके द्वारा ये संस्थान को स्थापित किया गया है? तो ये आपका खाद्य प्रसंस्करण, इसकी स्थापना खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा इसकी स्थापना की गई है। ठीक, इसके द्वारा खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई है। कहाँ पर? हरियाणा सोनीपत जिले में। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत, नेपाल, रूस या चीन। तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, लीची जो है वो विश्व में सर्वाधिक चीन में होती है और अपना भारत जो है वो दूसरे नंबर पे है। ठीक है, तो सर्वाधिक की बात आ गई अगर विश्व में तो वो आपका नंबर 1 चीन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक का नाम बताइए। ठीक है, ये आपसे पूछ रहे हैं कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये पुस्तक दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई है, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया।
कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को, उन्हीं के द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा आपका कि अमरावती जलाशय भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है जो अमरावती जलाशय है तो भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य। कहाँ पर स्थित है? इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य में अमरावती जलाशय स्थित है। और ये आपका पड़ता कहाँ है? ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है। इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है, यहीं पर स्थित है अमरावती जलाशय। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 लेंगे कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार स्थापित किया गया है। आपके ऑप्शन है 323 अनुच्छेद, 324 अनुच्छेद, 325 या 326 अनुच्छेद। तो यहाँ राइट आंसर है आपका सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो है वो आपका अनुच्छेद 326 में मिलता है देखने को। कहाँ पर है? अनुच्छेद 326 यहाँ आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे और अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17 कि मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन जो नजर आ रहे हैं जीके गोखले, राजगोपालाचारी, वीर सावरकर या अरुणा आसफ अली। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुक्त भारत समाज की स्थापना वीर दामोदर सावरकर द्वारा की गई थी 1906 में। कब की गई थी? 1906 में की गई थी मुक्त भारत समाज की स्थापना वीर दामोदर सावरकर के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका ए नेशन इन मेकिंग के लेखक कौन थे। आपसे पूछी जा रही है पुस्तक है ए नेशन इन मेकिंग, उसके लेखक कौन थे। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह जो पुस्तक है वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा लिखी गई है। ठीक है, किसके द्वारा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा 1925 में लिखी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं कि घाव का अध्ययन क्या कहलाता है। यहाँ आपका ऑप्शन है कैरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, ट्रेमेटोलॉजी या डर्मेटोलॉजी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो आपको नजर आ रहा है, घाव का अध्ययन ट्रोमेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रोमेटोलॉजी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही कम समय में और जल्दी से 50 प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे जिसमें आप कम समय में अधिक क्वेश्चन जो है वो रिवीजन कर पाए। तो आपका क्वेश्चन नंबर 20 है सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है। ऑप्शन है शुक्र, बुध, बृहस्पति या मंगल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सबसे अधिक चमकीला ग्रह है आपका शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह है सबसे अधिक चमकीला? तो वो है आपका शुक्र ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह होता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट से, जिप्सम से, यूरिया से या कार्बन से। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। जिप्सम को 140 से 180 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके तब तक गर्म किया जाता है जब तक उससे प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं मिल जाता। ठीक है, तो किससे मिलता है प्लास्टर ऑफ पेरिस? जिप्सम से। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन नंबर 22 आपका वोल्ट किसका मात्रक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट जो होता है वो ऑप्शन नंबर सी विभवांतर या विद्युत विभव। किसका होता है? विभवांतर या विद्युत विभव जिसे कहते हैं, उसका मात्रक है वोल्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन या काइमोट्रिप्सिन। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी टाइलिन। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन जो है वो एंजाइम लार में पाया जाता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है, जिससे हमारे भोजन पचाने में जो ये है हमारी हेल्प करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 कि दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है। मैनोमीटर, हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर या फेदोमीटर। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोमीटर द्वारा दूध की शुद्धता मापी जाती है। किसके द्वारा? दूध की शुद्धता जो है वो लैक्टोमीटर के द्वारा मापी जाती है। और फेदोमीटर के द्वारा समुद्र की गहराई मापी जाती है। समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर और हाइड्रोमीटर का उपयोग द्रव्य ये इसे द्रव्य घनत्व, द्रव्य का घनत्व मापने के लिए। और मैनोमीटर यहाँ आपका हो जाएगा दाब मापी, दाब। ठीक है, दाब मापने के लिए मैनोमीटर का यूज होता है। द्रव्य का घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर, दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर और समुद्र की गहराई को मापने के लिए फेदोमीटर का यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका टेलीविजन का आविष्कार किसने किया है। तो आपके ऑप्शन जो आपको नजर आ रहे हैं जेएल बेयर्ड, मैकमिलन,
जेम्स वॉट या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, J.L. बेयर्ड। टेलीविजन का आविष्कार J.L. बेयर्ड द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? J.L. बेयर्ड द्वारा टेलीविजन का आविष्कार किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दीवाना चमन लाल, लाला लाजपत राय, स्वामी सहजानंद या जवाहरलाल नेहरू? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय जो थे। ठीक है, ये अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। कौन? लाला लाजपत राय। और इस अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 31 अक्टूबर 1920 को। और इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 को पढ़ने से पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पर आपको बेहतर से बेहतर हम मॉक टेस्ट सभी जो क्वेश्चंस हैं वो लाने का प्रयास करते हैं, और सभी जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होते हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपना सपोर्ट दे दीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, संविधान की किस अनुसूची में क्षेत्रीय 22 भाषाएं सम्मिलित की गई हैं? तो आपका ऑप्शन है पहली, 5वीं, 8वीं या 7वीं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, संविधान की 8वीं अनुसूची में भारतीय की 22 जो भाषाएं हैं उन्हें सम्मिलित किया गया है। ठीक है, क्षेत्र की 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत की आजादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एटली। ठीक है, इनका जो पूरा नाम है वो है क्लीमेंट रिचर्ड एटली जो थे वो भारत की आजादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं कि 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने आरंभ किया? आपसे पूछा जा रहा है 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने आरंभ किया? ऑप्शन है आपके गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू या लोकमान्य तिलक। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो आपको नजर आ रहा है, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक, किसके द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा पुणे महाराष्ट्र, कहां पर? पुणे महाराष्ट्र में 1905 में इस सोसाइटी की स्थापना की गई थी। किसकी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। और अगला क्वेश्चन नंबर 30 है आपका कि प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 अप्रैल को। प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और इस बार की जो 2023 की थीम थी, 2023 थीम थी जो विश्व पृथ्वी दिवस की, वो थी इन्वेस्ट इन अवर प्लेनेट। क्या थी? इन्वेस्ट इन अवर प्लेनेट। ये 2023 की थीम थी, इन्वेस्ट इन अवर प्लेनेट 2023 विश्व पृथ्वी दिवस की थीम थी। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था? ऑप्शन है 1920, 1965, 1986 या 1933। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1933। कब प्रारंभ किया, कब आरंभ किया था हरिजन पत्रिका प्रकाशन का? तो 1933 में, जब वो जेल में थे, जब गांधी जी जेल में थे, वहीं से उन्होंने हरिजन पत्रिका का प्रकाशन शुरू कर दिया था 1933 में। ठीक है, तो 1933 आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है कैंसर, मलेरिया, पीलिया या डायरिया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मलेरिया। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस जो है वो 25 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम थी वो थी शून्य मलेरिया पहुंचाने का समय। शून्य मलेरिया पहुंचाने का समय इस बार विश्व मलेरिया दिवस 2023 की थीम थी। ठीक है, कब मनाया जाता है? तो ये आपका 25 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, हाल ही में कौन अमेरिकी प्रभाव वाले ग्रुप नाटो का 31वां सदस्य देश बना है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा है कि हाल ही में कौन अमेरिकी प्रभाव वाला ग्रुप नाटो, जिसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक
ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है नाटो का। तो इसमें आपसे पूछा 31वां सदस्य देश कौन बना है, तो इसका 4 अप्रैल को फिनलैंड जो है वो 31वां सदस्य बना है। कब बना है? 4 अप्रैल 2023 को फिनलैंड 31वां सदस्य देश बना है नाटो का। ये एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व सलीम दुरानी का 88 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वह थे। तो आपको इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वो एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर थे। सलीम दुरानी जो है वो पूर्व भारतीय क्रिकेटर थे। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, किस क्रिकेट टीम ने पहली बार आयोजित वुमेन्स प्रीमियर लीग यानी WPL 2023 का खिताब जीता है? तो यहां पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई इंडियंस ने ये खिताब जीत लिया है। ठीक है, वुमेन्स प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस ने 2023 का ये खिताब जीता है, मुंबई इंडियंस टीम ने। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में 180 देशों में भारत को 161वां स्थान प्राप्त हुआ है। कितना? 161वां जो है भारत को स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, हाल ही में कौन खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल जो है वो हाल ही में खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क के नाम से केरल ने यह इंटरनेट सेवा की शुरुआत की है। किस नाम से? केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क द्वारा केरल ने अपनी इंटरनेट सेवा का शुरुआत कर दिया है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, हाल ही में कौन संघाई सहयोग संगठन का 9वां स्थायी सदस्य बना है? ये आपसे पूछ रहा है, SCO का हाल ही में कौन 9वां स्थायी सदस्य देश बना है? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है बांग्लादेश, म्यांमार, ईरान या कतर। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ईरान जो है वो संघाई सहयोग संगठन SCO का 9वां स्थायी सदस्य बन गया है। ठीक है, ईरान। अभी तक इसमें 8 सदस्य थे, अब 9वां सदस्य जो है वो बना है ईरान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर, इसकी जो अगर स्थापना बता दें तो इसकी स्थापना 15 जून 2001 को हुई थी। किसकी? 15 जून 2001 को इसकी स्थापना की गई थी, संघाई सहयोग संगठन की। इसका मुख्यालय जो है वो बीजिंग में है। मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग में है, बीजिंग चीन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, किस पुरुष क्रिकेटर को जून 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वानिदु हसरंगा। जून 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जो है वो वानिदु हसरंगा, जो कि श्रीलंका के खिलाड़ी हैं, उन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, हाल ही में जारी हुई ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन है आपका 122वां, 124वां, 126वां या 129वां। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 126वां। 163 देशों में भारत ने 126वां स्थान प्राप्त किया है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में 126वां स्थान प्राप्त किया है कुल 163 देशों में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? अलीगढ़, मेरठ, फतेहपुर सीकरी या लखनऊ। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फतेहपुर सीकरी में जो है वो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पर? ये आगरा में पड़ता है, आगरा से थोड़ी दूरी पे है फतेहपुर सीकरी, वहां पर आपको शेख सलीम चिश्ती की दरगाह देखने को मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, अयोध्या में किस वंश के शासक का महत्वपूर्ण शिलालेख मिलता है? तो यहाँ पर आपका राइट है सुंग वंश के पुष्यमित्र सुंग जो है, सुंग वंश के शासक का महत्वपूर्ण शिलालेख देने को मिला है अयोध्या में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 43 है आपका, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री किस प्रदेश से थे? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या पंजाब। तो यहाँ आपका राइट आंसर है स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो उत्तर प्रदेश से संबंधित थे। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में उनका जन्म हुआ था। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका, उत्तर प्रदेश के ब्रज मंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है?
ठीक है, तो आपके ऑप्शन है झोलिया, चरकुला, नटवरी या जोगनी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चरकुला। ब्रज मंडल का संबंध चरकुला नृत्य से है। ब्रज क्षेत्र में चरकुला नृत्य का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 829 प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का घनत्व है, जनसंख्या घनत्व जो है 829 प्रति वर्ग किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 हो जाएगा आपका। सन 1858 में उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से किस नगर में स्थानांतरित कर दी गई थी? ऑप्शन है आपके इलाहाबाद, बनारस, अवध या मथुरा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1858 में आगरा से उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद स्थानांतरित कर दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 आपका। बरेली में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है तत्या तोपे, बेगम हसरत महल, अजीमुल्ला खां या खान बहादुर खां। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था वहां पे बरेली में ऑप्शन नंबर डी, खान बहादुर खान ने बरेली में इसका नेतृत्व किया था। किसने? खान बहादुर खान ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित ताल बेहट का किला कब और किसके द्वारा बनवाया गया था? 1617 में राजा बीरबल द्वारा, 1618 में राजा भरत शाह द्वारा, 1526 में बाबर द्वारा या 1645 में राजा भागलमल द्वारा। तो यहाँ जो राइट आंसर है वह है आपका 1618 में राजा भरत शाह द्वारा ताल बेहट के किला का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, किसका? 1618 में राजा भरत शाह द्वारा। और इसे मर्दन सिंह के किला के नाम से भी जानते हैं। किसे? इसे मर्दन सिंह का किला के नाम से भी जाना जाता है, ताल बेहट के किले को। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो यहाँ जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 7.3%। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत का 7.3% होता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 हो जाएगा आपका यहाँ पे। उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र कांड कब हुआ था? ऑप्शन है 9 जुलाई 1925, 16 फरवरी 1925, 15 अगस्त 1925 या 9 अगस्त 1925। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 9 अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र कांड हुआ था। ठीक है, काकोरी ट्रेन डकैती जो है वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ घटी एक घटना थी जो कि 9 अगस्त 1925 को अंजाम दी गई थी। ठीक है, ये एक काकोरी ट्रेन डकैती थी जिसे काकोरी षड्यंत्र कांड से भी जाना जाता है। कब हुई थी ये? 9 अगस्त 1925 को हुई थी। ठीक है, और ये अगला क्वेश्चन है आपका। तो इसे आपको इसका आंसर जो है वो कमेंट में करना है। ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा। अगर जिसको भी पता है कि अंबेडकर अ लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जिसको पता है तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। अपनी नॉलेज में थोड़ा सा बढ़ावे के लिए ही कमेंट कर दीजिएगा कि अंबेडकर अ लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है। हो सकता है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आज के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो सच में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें सभी पोर्शंस जो हैं सभी उनको कवर किया गया है। इसमें मैंने करंट अफेयर, जीके, यूपी जीके और साइंस के क्वेश्चन भी लिए हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखा कीजिए, स्किप मत किया कीजिए, क्योंकि सभी प्रश्न जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम का समय भी है जो पास आता जा रहा है, तो आपके लिए ये काफी हेल्पफुल साबित होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हम और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो फिर कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।